हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, ये है मेरा सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो आपको मिलेगा एमसीक्यूज़ जो मैंने सीरीज शुरू की है वो किंग्स कॉमर्स जोन पे। आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ भद्रवाह में। आज मैं भद्रवाह में हूँ। तो ये एक सीरीज शुरू की थी मैंने फिर से जो एमसीक्यूज़ की। आज इसका सेकंड वीडियो। एक वीडियो इसका आपको विंग्स एक उड़ान पे मिलेगा, दूसरा वीडियो आपको किंग्स कॉमर्स जोन पे मिलेगा। आज का वीडियो आप यहाँ देख रहे हो, सेकंड वीडियो आपको किंग्स कॉमर्स जोन पे मिलेगा। इसके बाद वाला इनफैक्ट थर्ड वीडियो। तो आज का जो मैंने टॉपिक दिया था आपको प्रिपेयर करने के लिए, उस टॉपिक का नाम है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स। टॉपिक का नाम मैं हर वीडियो में जो है वो पहले ही बता देता हूँ कि आपको इस टॉपिक को आज तैयार करना है। तो चलिए देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसी है। सो फर्स्ट एमसीक्यू इज़ अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप ये समझ लो कि बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या कहता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता है कि जो ओनर है वो अलग है और जो उसने बिज़नेस शुरू किया यानी जिसमें उसने पैसा लगाया वो अलग है। ये दोनों अलग हैं। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो है हम बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड करते हैं, ना कि ओनर के पर्सपेक्टिव से। तो सिंपल बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ओनर अलग बिजनेस अलग। कोई भी ट्रांजैक्शन जो है बिजनेस पर्सपेक्टिव से रिकॉर्ड होगी। बिजनेस में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर ओनर ने अपने पर्सनल पैसों से अपने पर्सनल के लिए, अपने के लिए, खुद के लिए कुछ खरीदा तो हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो चलिए अब ऑप्शंस पे आते हैं। पहली ऑप्शन ए, ट्रांजैक्शंस बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर नॉट रिकॉर्डेड। बिजनेस और ओनर के बीच की ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करते। बिल्कुल गलत। बिजनेस और ओनर के बीच की ट्रांजैक्शन ज़रूर रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ओनर ने बिजनेस से कुछ पैसा निकाला तो इसको बिजनेस ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस को इफेक्ट करेगी। बिजनेस के एसेट्स यानी कैश या जो भी एसेट्स उसने विड्रॉ किया उसको कम करेगी, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। बी, ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड कंसिडरिंग टू बी वन सिंगल एंटिटी। अगेन बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ने कहा कि ओनर अलग बिजनेस अलग, ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। सी, ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज में चेंजेस लाए तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से की गई कोई भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन अगर ओनर कोई ट्रांजैक्शन करता है, मतलब कोई अपने पैसों से अपने लिए कुछ खरीद लेगा, वो बिजनेस के एसेट कैपिटल लाइबिलिटीज़ को में कोई भी चेंजेस नहीं लाएगी, इसलिए उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो इसका सही आंसर है ट्रांजैक्शन बिटवीन द ओनर एंड द बिजनेस, ट्रांजेक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड ओनर्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट सबसे पहले कहता क्या है? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जिसकी कोई मनी वैल्यू है, जिसको मॉनेटरी टर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गुड्स खरीदी, मैंने गुड्स खरीदी, इसका मतलब उसकी एक मनी वैल्यू है, परचेज गुड्स, क्योंकि वो जो गुड्स खरीदी गई उसके लिए मैंने कुछ पैसा पे किया। इनफैक्ट अगर गुड्स मैंने क्रेडिट में भी खरीदी, मतलब उधार में भी खरीदी, तब भी उसकी एक मनी वैल्यू है, क्योंकि जो भी गुड्स खरीदी हैं उसका कभी ना कभी तो मुझे पैसा देना है, उस गुड्स की कोई मनी वैल्यू है। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जिसकी मनी वैल्यू उसको रिकॉर्ड करो। अब किस चीज़ की मनी वैल्यू नहीं है? फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस में स्ट्राइक हो जाती है तो उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं है, उसको आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। या अगर आपका कोई मैनेजर बहुत ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी को आप मनी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आपने कोई इंप्लॉय हायर किया, हायरिंग को मनी वैल्यू में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, अनलेस कि आप उसको जब सैलरी पे करो तब आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। तो कोई भी चीज़ जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू या मनी वैल्यू होगी, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो अब आइए ऑप्शंस पे। ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए, आर ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। हर ट्रांजेक्शन इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं। ऑप्शन बी, आर ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन इवेंट जिसको हम मनी वैल्यू में एस्टिमेट कर सकें, अंदाज़ा लगा सकें, उसको रिकॉर्ड करते हैं। सी, आर ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स आर रिकॉर्डिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट। हर ट्रांजेक्शन इवेंट जिसको हम मनी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों, तीन ऑप्शन जो पहली हैं उसमें जो पहली थी आर ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्डेड, हर ट्रांजेक्शन या इवेंट्स रिकॉर्ड करेंगे, ये गलत है। हर ट्रांजेक्शन या इवेंट्स नहीं रिकॉर्ड करते, जिसकी मनी वैल्यू हो वो रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए पहली गलत। बी, आर ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच कैन बी एस्टिमेटेड। देखिए एस्टिमेटेड मतलब अंदाज़ा लगाना, नहीं, अंदाज़ा लगाना नहीं, एक्चुअल में जिसकी कोई मनी वैल्यू होगी, जो मनी टर्म्स में हम जिसको हम मनी टर्म्स में लिख सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सो सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ऑल ट्रांजेक्शन इवेंट विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मनी वैल्यू में मेजर कर सकते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। सो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द कॉस्ट कंसेप्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कॉस्ट कंसेप्ट को सही से डिस्क्राइब करती है? सबसे पहले कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी आपने कोई एसेट खरीदा
जो भी आपने एसेट खरीदा उसके लिए जो आपने प्राइस पे किया, प्लस उस एसेट्स पे जो एडिशनल आपके खर्चे आए, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ गई, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट आ गई, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस आ गए, तो यानी फिक्स एसेट के खरीदने के बाद उसके ऊपर होने वाले खर्चे जो उसी दिन किए गए, और उस आपने जो प्राइस पे किया, कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, ये सारा करने के बाद उसके बाद आपने हर साल जो फर्दर अकाउंटिंग करनी है उसी कॉस्ट पे करनी है। मतलब आपने वो जो वैल्यू बनेगी उस पर डेप्रिसिएशन उसकी चार्ज करनी है। तो इस तरह से कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि जो प्राइस पे किया, जिसमें कॉस्ट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो सारा ऐड करो, उसके बाद उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो जिस डेट तक आप अपनी बुक्स बना रहे हो, तो उसके बाद जो प्राइस आएगा अपना वो बुक में शो करना है। यही कॉस्ट कंसेप्ट ने बताया। तो अब ज़रा इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। एसेट्स आर शोन इन द बुक्स एट द प्राइस एट विच इट वाज परचेज्ड प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। यही चीज़ मैंने बताई कि जो प्राइस आपने पे किया प्लस उसके ऊपर जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यानी उसके ऊपर जो फर्दर खर्चा किया करने के बाद आपने हर साल उस पर क्या लगा देनी है, डेप्रिसिएशन। क्योंकि आपको पता है कि हर एसेट की एक लाइफ होती है, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है, और जो वैल्यू कम होती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो हर साल उस पर डेप्रिसिएशन लगा देनी है। तो इस तरह से आपने अपनी बुक्स में उसको शो करना है। तो ए इज़ द राइट आंसर। बी पढ़ लेते हैं। एसेट्स आर शोन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज। देखिए ये पूरी तरह सही नहीं है। इसने कहा एसेट्स आर शोन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज। बिल्कुल जिस प्राइस पे किया, जिस प्राइस पे खरीदा उसी प्राइस पे शो करना है, लेकिन साथ में उसकी डेप्रिसिएशन भी दिखानी, इसलिए पूरी तरह सही नहीं है। सी एसेट्स आर शोन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। बिल्कुल प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी दिखाना है, लेकिन साथ ही साथ आपको हर साल उसकी डेप्रिसिएशन भी दिखानी है। तो ये भी पूरी तरह से सही नहीं है। और डी एसेट्स आर शोन द बुक्स एट द प्राइस इट वाज परचेज और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर, ये तो बिल्कुल ही गलत है। तो पहली ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एक कंसेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। देखिए दोस्तों एक गोइंग कंसर्न कंसेप्ट था, जिसने ये कहा कि बिजनेस जो हम शुरू करते हैं वो एक गोइंग कंसर्न है, यानी वो चलता रहता है, वो हम बंद नहीं करते, हम उसको बेचते नहीं है या उसको बंद नहीं करते, अनलेस कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाए, बिजनेस लॉस में चला जाए, अनलेस अदरवाइज यही माना जाता है कि जो बिजनेस हमने शुरू किया ये चलता रहेगा एक लंबे समय के लिए, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, और इसको हम नियर फ्यूचर में बंद नहीं करेंगे। सो ए कंसेप्ट दैट ए बिजनेस एंटरप्राइज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज गोइंग कंसर्न। कंसेप्ट के बिजनेस एक गोइंग कंसर्न है, मतलब चलता ही रहेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे अकॉर्डिंग टू एक्रूअल कंसेप्ट। सबसे पहले एक्रूअल कंसेप्ट कहता क्या है? एक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि अगर आपकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है, अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन आज की है, तो उसको आज ही के दिन में रिकॉर्ड करो। उसको तब मत रिकॉर्ड करो जब आपने पेमेंट की या जब आपको रिसिप्ट हुई। डजेंट मैटर कि आपने जो ट्रांजैक्शन है उसकी पेमेंट अगले साल की या कब की, जब वो ट्रांजैक्शन हुई आपको अपनी बुक्स में उसको तभी रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने किसी बिल्डिंग को यूज़ कर लिया लेकिन उसका रेंट नहीं दिया, इस साल का रेंट नहीं दिया, और वो रेंट आपने अगले साल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगले साल का खर्चा माना जाएगा, वो इसी साल का खर्चा माना जाएगा, बेशक आपने पेमेंट अगले साल की। तो एक्रूअल कंसेप्ट ने यही कहा कि जिस समय वो ट्रांजैक्शन हुई आप उसी समय उसको एंटर करोगे। डजेंट मैटर कि आपने पेमेंट कब की या फिर आपको वो पैसा मिला कब। सो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ देयर सेटलमेंट इन कैश। बिल्कुल गलत। मैंने अभी कहा कि टाइम ऑफ सेटलमेंट के समय उसको रिकॉर्ड नहीं करना, जब वो ट्रांजैक्शन हुई तब रिकॉर्ड करना है। ट्रांजैक्शंस बी ट्रांजैक्शन इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन द बुक्स एट द टाइम व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। बिल्कुल ये सही आंसर है कि ट्रांजैक्शन इवेंट्स को हमें तब रिकॉर्ड करना है जब वो एंटर हुई। डजेंट मैटर कि आप जो सेटलमेंट है कैश की वो कब हुई। सी ट्रांजैक्शन इवेंट्स मे बी रिकॉर्डेड इधर एट द टाइम ऑफ द सेटलमेंट और व्हेन दे आर एंटर्ड इनटू। बिल्कुल गलत। ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, जब ट्रांजैक्शन हुई तभी आपको उसको रिकॉर्ड करना है। नन ऑफ द अबव तो है नहीं, ऑप्शन मैंने आपको बी बता दिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। सबसे पहले कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ने ये कहा कि आप अपनी जो अकाउंटिंग मेथड जो आप फॉलो करते हो, कई बार अकाउंटिंग आपको दो मेथड देता है फॉलो करने के लिए, फॉर एग्जांपल मेथड ए और मेथड बी, आपको किसी एक को फॉलो करना है। तो अगर आपने मेथड ए फॉलो किया है तो आपको हर साल फिर उसी मेथड से काम करना है, उसी मेथड से अपनी अकाउंटिंग करनी है। अगर आपने मेथड बी फॉलो किया है तब भी आपको हर साल फिर मेथड बी बी के अकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग करनी। आप बीच में चेंज नहीं कर सकते हो अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, और इन केस अगर आपको चेंज करनी भी पड़े तो आपको उसका पूरा डिस्क्लोजर बताना पड़ता है कि उस चेंज करने की वजह से आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या चेंजेस आई। तो हमें जो मेथड फॉलो किया कंसिस्टेंटली वो हमें हर साल फॉलो करना है, अनलेस कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। चलिए अब पढ़ लेते हैं ऑप्शंस। पहली ऑप्शन ए
अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड शुड बी कंसिस्टेंटली फॉलोड, कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस आपने अडॉप्ट किए उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। बिल्कुल सही आंसर है ये, उसी को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। बी, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड मे बी चेंज एज पर द मैनेजमेंट डिसीजन। इसको हम मैनेजमेंट के डिसीजन से हर मतलब बार बार चेंज नहीं कर सकते, वंस इन ए वाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैंने बताया कि आपको पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट हर साल इसको चेंज करता रहे। सी, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसिस। तो ऐसा भी नहीं है कि चेंज कर ही नहीं सकते, ये भी मैंने बताया था कि चेंज कर सकते हैं लेकिन पूरा उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और ये भी नहीं है कि हर साल उसको चेंज करते रहो। और डी, नन ऑफ द अबव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ए बिजनेस इज व्यूड एज हैविंग। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ने हमने क्या कहा, हमें कहा कि हम बिज़नेस को लिक्विडेट नहीं करेंगे, हम बिज़नेस को सेल नहीं करेंगे, कि हम जो बिज़नेस शुरू करते हैं वो चलता रहेगा। कितने समय के लिए चलेगा? फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड, क्योंकि बिज़नेस जो है हम मान के नहीं चल सकते कि 2 साल करेंगे, 5 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, मतलब जब तक हमें मुनाफा मिलेगा तब तक करेंगे। तो वो पीरियड कौन सा होगा? वो पीरियड होगा एन इंडेफिनिट पीरियड, नॉट ए लिमिटेड नाइट लाइफ, नॉट ए वेरी लॉन्ग लाइफ, एंड इनडेफिनिट लाइफ। वो 5 साल भी हो सकती है और 50 साल भी हो सकती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट इवन द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिट टू द एक्सटेंट ऑफ हिज कैपिटल। किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस का प्रोप्राइटर या ओनर है उसको बिजनेस का क्रेडिटर मान लिया जाता है, यानी क्रेडिटर जिसका बिजनेस ने पैसा देना है। तो जैसे मैंने कहा था कि मान लो राम एक पर्सन है और उसने एक बिज़नेस शुरू किया, राम ने एक बिज़नेस शुरू किया, ये बिज़नेस है और इसमें ने मान लो कुछ 5 लाख रुपया लगा दिया। अब ये 5 लाख इस बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी है, क्योंकि ये बिज़नेस का खुद का नहीं है, ये किसका है? राम का है। तो ये जो 5 लाख उसने लगाया, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं, इसको हम इंटरनल लाइबिलिटी भी कहते हैं, ये भी आप याद रखो, लास्ट लेक्चर में बताया भी था। तो ये जो 5 लाख है ये बिज़नेस के लिए एक लाइबिलिटी है। तो राम जो है एक बिज़नेस के लिए जस्ट एक क्रेडिटर है जिसने बिज़नेस को पैसा दिया हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। जस्ट मिनट, इसका जो आंसर है वो देख लें। ये कौन सा कंसेप्ट है जिसने कहा कि जो ओनर है वो एक क्रेडिटर है बिजनेस के लिए? मैचिंग मेजरमेंट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट या बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? तो आंसर है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जिसने ये कहा कि बिजनेस जो है एक ओनर के लिए बिजनेस अलग है और ओनर अलग है, और बिजनेस के लिए ओनर जस्ट एक लाइबिलिटी है या एक करेक्टर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इन डिटरमिनिंग द नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। देखिए दोस्तों, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जिस साल की रेवेन्यू यानी इनकम है हमें उसी साल के एक्सपेंसिस को लेना होता है। दोस्तों मैचिंग कंसेप्ट है, जिसने ये कहा कि आप अपनी इनकम्स को अपने एक्सपेंसिस के साथ मैच करें, यानी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करें और अपना प्रॉफिट दिखा दें। लेकिन मैचिंग कंसेप्ट ने ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि जिस साल की इनकम है आपको उसी साल के एक्सपेंसेस लेने हैं। अगर मान लो आप 2019 की इनकम्स ले रहे हो तो आपको 2019 के ही एक्सपेंसेस लेने हैं, ना तो पिछले साल के लेने हैं ना ही अगले साल के। तो जस्ट मैचिंग कंसेप्ट ने कहा कि अपना प्रॉफिट निकालने के लिए इनकम और एक्सपेंसेस को मैच कर लो तो आपका प्रॉफिट दिखेगा। लेकिन साथ ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि जिस साल की इनकम आपको उसी साल के एक्सपेंसेस लेने हैं। ठीक है, तो यही इसने कहा ऑल कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। जिस साल की इनकम आपको उसी साल के खर्चे इसमें शो करने हैं। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर रहेगा अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट? इट इज़ मैचिंग कंसेप्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज़ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। स्टॉक को हम मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दोनों में से किस पे लेते हैं और ये किसने बताया? दोस्तों कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म हमें ये कहता है कि आपको एक्सपेक्टेड गेंस को कंसिडर नहीं करना, आप एक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, कि आपके वो पैसा जो आपको लगता है कि डूब सकते हो उसके लिए पहले से प्रोविज़न बना सकते हो, तो एक्सपेक्टेड लॉसेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और इसी तरह स्टॉक जो है उसको आप किस प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे? मान लो आप स्टॉक है और उसकी कॉस्ट है, मान लो कॉस्ट उसकी 10,000 है, लेकिन उसका अब जो मार्केट प्राइस है मान लो वो रह गया है 8,000, तो आपने किस प्राइस पे अपनी बुक पे रिकॉर्ड करना है? विच एवर इज़ लेस, जो प्राइस लेस होगा। लेकिन याद रखना ये कंसेप्ट सिर्फ किस पे चलेगा? स्टॉक पे, सिर्फ स्टॉक पे, बाकी एसेट्स पे नहीं। चलिए दोस्तों इस पर भी कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि फिक्स एसेट पे भी ये कंसेप्ट लागू होता है। बिल्कुल नहीं, फिक्स एसेट पे कॉस्ट कंसेप्ट लागू होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन एंटिटी अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। देखिए मैंने कहा था कि बिजनेस एक
लंबे समय के लिए चलता है, लंबे समय के लिए नहीं, इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलता है। तो मान लो एक बिज़नेस की एक लाइफ है 1 2 3 4 5 साल या इसके आगे भी, तो बिज़नेस अपना जो रिज़ल्ट है, बिज़नेस अपना जो रिज़ल्ट है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद देखता है। तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। तो जो कि कितने महीने का होता है, 12 महीने का, जो कि 12 महीने का। तो बिज़नेस अपना जो लाइफ स्पैन है उसका जो अकाउंटिंग पीरियड है वो रखता है 12 महीने का, सो दैट अपनी परफॉर्मेंस को वो मैच कर सके। यानी फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट था उसको कंपेयर करे सेकंड ईयर के प्रॉफिट के साथ, सेकंड ईयर में कितना प्रॉफिट है अगेन फर्स्ट ईयर के साथ कंपेयर करके वो देख सकता है कितनी ग्रोथ या डी ग्रोथ हुई। तो हम अपने बिज़नेस, जो हम बिज़नेस कर रहे हैं उसकी जो लाइफ स्पैन है उसको एक रेगुलर इंटरवल में बांट देते हैं, जो कि 12 महीने का होता है, जिसमें हम फिर अपना हर साल अपना प्रॉफिट देखते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हमारा प्रॉफिट कहाँ स्टैंड कर रहा है, और फिर जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो लिए जाते हैं। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एंटिटी, एक एंटिटी की लाइफ टाइम में अकाउंटिंग प्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन अकॉर्डिंग विद विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो वो मैंने बता दिया कि वो कंसेप्ट कौन सा था, वो कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, की हर 12 महीने के बाद हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होती हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज एक्स लिमिटेड फॉलोज द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी ईयर आफ्टर ईयर ड्यू टू। कहता है एक्स लिमिटेड हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन एसेट्स की को डेप्रिशिएट करने के लिए लगाता है, किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। तो जैसे मैंने अभी इसी लेक्चर में पहले बताया कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि जो मेथड एक बार फॉलो करें हम हर साल वही फॉलो करना है। तो इसी तरह एक्स लिमिटेड जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करा ईयर आफ्टर ईयर अपनी एसेट्स की वैल्यू को डेप्रिशिएट करने के लिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी, यानी कंसिस्टेंसी। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म मैंने अभी बताया कि बिजनेस क्या है, अपने आप को सेफ प्ले करता है। वो क्या करता है कि एक्सपेक्टेड जो लॉसेज, आने वाले लॉसेज जो हैं उनको रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन आने वाले गेंस, जो फ्यूचर गेंस को, उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्जांपल मान लो अगर आपके जो डेटर्स हैं वो 1 लाख के हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसमें से 5,000 हमें शायद रिसीव नहीं होगा, तो आप क्या बना लोगे, एक प्रोविज़न बना लोगे, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, BD मतलब बैड डेट्स, कि 5,000 हमें शायद 5K यानी 5,000 हमें रिसीव ना हो। अब ये हमारा क्या है, एक्सपेक्टेड लॉस, हम पहले से ही हमने इसके लिए तैयारी कर ली है। तो ये कंसेप्ट हमें कौन सिखाता है, कंजर्वेटिज्म, जिसने कहा कि आप एक्सपेक्टेड लॉसेस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ए, क्या कहा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट ने, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड प्रोस्पेक्टिव लॉसेस की। द कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म टेक्स इनटू अकाउंट ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट, कि सारे प्रॉफिट आप रिकॉर्ड करो लेकिन लॉसेज नहीं। बिल्कुल गलत, इसका उलट बोला है कि लॉसेज को रिकॉर्ड करो लेकिन प्रॉफिट्स को नहीं। तो पहली ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन, ऑल प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स एंड लीव आउट प्रोस्पेक्टिव लॉसेस, कि सारे प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स लेकिन आप लॉसेस को छोड़ दो। पहली में कहा कि प्रॉफिट और लॉसेस दोनों को रिकॉर्ड करो, बी में कहा कि सिर्फ प्रॉफिट रिकॉर्ड करो, लॉसेस को छोड़ दो, ये भी गलत है। सी, ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट लीव्स आउट प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स। तो ये सही ऑप्शन है कि आप लॉसेस को रिकॉर्ड करोगे लेकिन प्रॉफिट को नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। बस दोस्तों यहाँ तक थे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपकी बुक में है नहीं, तो इसलिए इनको मैं छोड़ रहा हूँ। अब इस पे एक और वीडियो आएगा किड्स कॉमर्स जोन पे, इसी टॉपिक पे। तो अगला भी जो वीडियो है इसी टॉपिक पे होगा। आप देख लो अभी तक आपने कितने सही कितने गलत किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगेन इसी पे कुछ और MCQs लेके आऊँगा, सो दैट अगर आपके कुछ रही सही कसर है वो उसमें पूरी हो जाए। कुछ डिफरेंट MCQs लेके आऊँगा लेकिन सेम टॉपिक पे, किड्स कॉमर्स जोन पे। तो आप तैयार रहें, कल आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।